अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस उरूज हसन ने, जो कि फाउंडर हैं डिफरेंट नॉट लेस की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनका जो सेटअप है डिफरेंट नॉट लेस, इसके बारे में मज़ीद तफसील से इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस उरूज हसन कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। बहुत ही आपका जो चैनल है और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट पेरेंट्स को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब वो अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं। और आपके चैनल से ये चीज़ बहुत अच्छी तरह प्रमोट हो रही है और थैंक यू फॉर हैविंग राइट, बहुत शुक्रिया जी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमें ये बताइए कि डिफरेंट नॉट लेस क्या है, कराची में कहाँ पे है, कब से काम कर रहे मी। हैं? थोड़ा इंट्रो हो जाए तो फिर इसको आगे लेके चलते जी, देखें, डिफरेंट नॉट लेस को बने हुए इतना कोई अरसा नहीं हुआ है। पिछले 2 से ढाई साल अभी हमें हुए हैं। और इनिशियली जब ये पहला साल था तो मैंने इसको कहीं अनाउंस भी नहीं किया था कि मैंने कोई इस तरह की चीज स्टार्ट की है। उसके कई रीजन थे। उसके कुछ रीजन ये थे कि मुझे ऐसा लगता था कि एक दफा मैं थोड़ा चला के देखूं और किस तरीके से मैं बच्चों को लेकर कुछ इम्प्रूवमेंट ला भी सकूंगी या नहीं। तो मैं खुद इसलिए उस वक्त आई वॉज नॉट 100% श्योर कि मैं जो काम करने जा रही हूँ वो पॉसिबल होगा या नहीं। लेकिन जब एक साल गुजर गया तो मैंने ये रियलाइज किया कि आ, नहीं, मैं ये मुझे करना चाहिए। और इसकी जितनी ज्यादा जरूरत है हमारे यहाँ, क्योंकि होता ये है कि देखिए, अर्ली इंटरवेंशन पे मैं और जो भी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो बहुत बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला अब ये है कि हमारे यहाँ 8 साल के बाद बच्चे के लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हैं। स्कूल्स नहीं है। आप जो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं वहां पर ये प्रॉब्लम आने लगता है कि जब बच्चे मिडिल स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो एक ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि एकेडमिक्स बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बच्चों का, ऑटिस्टिक बच्चों का या स्पेशल नीड्स बच्चों का लेवल कैम्ब्रिज एग्जाम या ओ लेवल एग्जाम या मेट्रिकुलेशन के लिए उतना रेडी नहीं होता है। हम्म। उसमें फिर क्या होता है कि हम हमारे बच्चों की उस वक्त ये नीड चेंज हो जाती है कि उनको फंक्शनल लिटरेसी की जरूरत हो जाती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि मनी डीलिंग हो गई या फिर लाइफ स्किल्स हो गए, घर का काम, किचन में कोई काम अपना करना। और ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये सभी बच्चों की जरूरत है, लेकिन ये हमारे यहाँ स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता है। हम्म। सारे स्कूल्स अब बहुत ज्यादा एकेडमिक फोकस्ड स्कूल्स हैं। हम्म। तो जब ये मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इस तरह किया था कि मेरा अपना बेटा भी इंक्लूसिव स्कूल ही में ही जाता था कराची में एक जगह। और मुझे फिर ये रियलाइज वहां पे होने लगा कि इसके लिए ये सिस्टम चल नहीं रहा है। हम्म। तो एक आध साल तो मैं बड़ी हेजिडेंट थी कि मुझे इसको निकालना चाहिए या मुझे इसको वहीं पे रखना चाहिए। जिसको फिर मैंने हिम्मत ये करी और मैंने इसको स्कूल से पुल आउट करके मैंने अपनी भी जॉब छोड़ी और मैंने ये सोचा कि मैं इसको घर पे होम स्कूल करूँ। हम्म। तो जब होम स्कूलिंग मैंने 1-2 महीने करना शुरू करी तो मुझे बहुत अपने बेटे में फर्क आता हुआ दिखा। फिर उसके बाद जब मैंने वहां से निकाल लिया था स्कूल में, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग इन इंक्लूसिव स्कूल्स फॉर क्वाइट सम टाइम, अब तो मुझे 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो मुझे किसी पेरेंट ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह है और हम्म। आप एक सेटअप बना लीजिए जिसमें आप अपने बेटे को भी ले लें और हमारे भी बच्चे आ जाए। ओके। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वेरी बेसिक। 3 से 4 बच्चों के साथ हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम्म। मेरा एक बेटा था और उन लोगों के 2 बच्चे थे। तो हम्म। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वेरी सिंपल। लेकिन फिर उस चीज को धीरे धीरे मैंने फॉर्म्युलेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने उसमें आ, ये देखना शुरू कर दिया कि इन बच्चों को कहाँ जरूरत है और किधर मुझे
फोकस करना चाहिए है। और फिर मैंने टीचर्स भी वो हायर किए जो कि एम्पथेटिक हों, हम्म। जिनकी क्वालिफिकेशन देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके इन बच्चों के साथ काम करने के लिए आपको एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, बहुत एम्पथेटिक और बहुत कंसिस्टेंट आपको होना चाहिए है। और ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं चले जाते हैं, टीनेजर बच्चों के अपने मसले मसाइल होते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्चुअली। लेकिन अब मेरा इरादा है इसको ग्रो करने का। और हम्म। जब मैं इसको ग्रो करना शुरू करा है मैंने, तो अब मैंने मुख्तलिफ चीजों को भी ऐड करना स्कूल में शुरू किया है। हम्म। तो जैसे मैं अगर बात करूं करिकुलम की, तो करिकुलम मेरा मेरे मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि एकेडमिक करिकुलम भी है और फंक्शनल करिकुलम भी है। तो हम्म। एकेडमिक करिकुलम में हम प्रॉपर कैम्ब्रिज की ही बुक्स यूज कर रहे हैं, बच्चे उसी से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो फंक्शनल करिकुलम है उसमें आ जाती है कुकिंग स्किल्स। ठीक है, हम्म। हम उसको टारगेट कर रहे हैं। उसमें आ जाती है इन बच्चों की फिटनेस। ठीक है, अब फिटनेस में स्ट्रेंथ बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं और रनिंग है, और वो एक्सरसाइजेस जो इस एज के बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो हम्म। एक तो मैं वो काम मतलब इस तरह, फिर उसके अलावा हम जो है वो फील्ड ट्रिप्स बहुत सारी अपनी मंथली प्लान करते हैं, जिसमें हम बच्चों को एजुकेशनल जगहों पर ही लेकर जाते हैं। जैसे हम्म। बैंक विजिट हो गया, बैंक में क्या करते हैं, पैसे लेके हम्म। जाते हैं। बैंक में क्या क्या लोगों के प्रोफेशंस हैं, वहां पे गार्ड होता है, वहां पर बैंक मैनेजर है तो उसका क्या है, कैशियर है तो उसका क्या है। ये वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो हम बच्चों को करवाते हैं और फिर हम्म। पढ़ाते हैं उसके बारे में। क्योंकि राइट। अगर अगर फर्ज करें मनी स्किल्स आप सिखा रहे हैं, लेकिन मनी स्किल्स या बजटिंग को आप सिखा रहे हैं या आप पैसे सेव करना सिखा रहे हैं, तो बैंक का कॉन्सेप्ट देना बहुत जरूरी है। हम्म। तो इसी तरीके से जैसे फर्ज करें कि अगर हम किसी जैसे आर्मी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक वो पीएएफ म्यूजियम था, तो हम बच्चों को वहां लेकर गए। वहां जाके हमने मतलब दिखाया कि ये सारी चीजें हैं आर्मी में जो बच्चों को कर मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो हम्म। इससे हो ये रहा है, दे आर एक्सप्लोरिंग देयर इंटरेस्ट इन हम्म। विच प्रोफेशन दे आर गोइंग टू लैंड विद। राइट। ठीक है, और उसमें हर बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। उसकी हम्म। जो भी कैपेसिटी है वो उसमें सेल्फ सफिशिएंट होना। मेरा स्कूल में आई कैन वेरी प्राउडली से दैट कि माय स्कूल इज नॉट बेस्ड ऑन डेफिसिट्स ऑफ अ चाइल्ड। हम्म। डेफिसिट्स डेफिनेटली हम टारगेट करते हैं, लेकिन मेरा स्कूल एंड माय मोटो इज डिफरेंट नॉट लेस, कि ये बच्चे हम्म। मुख्तलिफ जरूर हैं लेकिन किसी से कम नहीं है। अच्छा, और जी जी बोले। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, जी उसको भी एड्रेस कर दीजिएगा कि आपने कहा कि हम अ, किस मैं ये पूछना चाह रहा था कि किस एज ग्रुप को अभी टारगेट किया हुआ है और आगे जी किस तरह उसको बढ़ाने का इरादा है। और जी दूसरी देख। ये चीज के जब आप बच्चे को एडमिशन लेते हैं उसका तो उसकी डायग्नोसिस या असेसमेंट के लिए किन प्रोफेशनल्स को किस तरह काम किया जाता है सो दैट उसके जो करंट स्टेटस है, पोजीशन है जी उसकी, वो कंप्लीटली पता हो एंड देन उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो। देखें, मैं बहुत जो फर्ज करें जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हम पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपके पास उसकी अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो आप लेकर आए। हैविंग हम्म। सेड दैट, जो रिपोर्ट्स हैं और उसके ऊपर जो चीज मेंशन हुई हुई है, मैं उसको 20% बिलीव करती हूँ उसमें। क्योंकि वजह ये है कि ये जितने भी हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है इन बच्चों की, हम्म। वो सारे के सारे टेस्ट डेफिसिट बेस्ड टेस्ट है, हम्म। स्ट्रेंथ बेस्ड नहीं है। बच्चा क्या नहीं कर सकता इस पे बहुत फोकस है। राइट। बच्चा क्या कर सकता है और वो कब कर सकता है, हम इस पूरे सिनेरियो को मिस कर जाते हैं। वो हम हम्म। कैसे मिस कर जाते हैं, वो हम ऐसे मिस कर जाते हैं कि बच्चे में जो स्ट्रेंथ है वो कब दिखेगी। वो तब दिखेगी जब बच्चा फील करेगा वो सेफ है, वो एक्सेप्टेड है, उसको उससे मोहब्बत की जा रही है। जब बच्चे के पास ये तीन चीजों का यकीन आ जाएगा, तो आप उसके
उसकी जो क्वालिटीज है उनको आप फ्लरिश होता हुआ देखें। हम्म। तो वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये इन हैंड पता हो कि ओके डायग्नोसिस क्या है, हम्म। लेकिन उसके साथ काम कैसे करना है या उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो फॉर दैट मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इन हैंड लेके चलती हूँ। पेरेंटल हम्म। मीटिंग्स हो गई, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को काम शो करना हो गया। फॉर एग्जांपल हर बच्चे का एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, जिसपे पेरेंट्स अपनी क्वेरी, अगर उनको कोई कंसर्न है वो डाल सकते हैं, मुझे अगर कोई कंसर्न है या बच्चे ने कोई अचीवमेंट की है तो वो मैं उस हम्म। पर शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, आपको इन बच्चों के साथ बहुत होलिस्टिकली काम करना पड़ता है, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स की एक दूसरे से बहुत अच्छा लिंक होना चाहिए, हम्म। जिसमें पेरेंट्स से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो हमें कोई नहीं दे सकता। तो राइट। पेरेंट्स को इन बच्चों की एजुकेशनल जर्नी का पार्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये मैं आगे बढ़ने से पहले ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस वाले बच्चों को, या पेरेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ कि वो किन किन चैलेंजेस वाले बच्चे अगर देखें, उनके पास हों हाँ, तो एड्रेस किया जा सकता है? देखिए मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं और जो मेरा टारगेट है, वो है वो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन जो कि इतने ज्यादा, वो ऐसे बच्चे हैं जो इंक्लूसिव स्कूल में भी नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, लेकिन वो स्पेशल स्कूल्स के लिए भी नहीं है क्योंकि वो इतने हाई फंक्शनिंग है कि उनको स्पेशल स्कूल्स में भी नहीं लिया जा सकता। मतलब उनके पास, अगर गिवन गिवन देम द राइट अपॉर्चुनिटी, दे कैन डू वंडर्स। दे आर स्मार्ट, दे आर राइटिंग, दे आर स्टडिंग, लाइक कैम्ब्रिज की बुक्स वगैरह सब पढ़ रहे हैं वो बच्चे, हम्म। लेकिन स्पेशल स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि स्पेशल स्कूल वाले कहेंगे कि आप इन्हें मेन स्ट्रीम ले जाएं, मेन हम्म। स्ट्रीम वाले कहेंगे कि आप इनको अलग से पढ़ाइए। तो हम्म। ये जो लाइन ऑफ स्टूडेंट्स है, या ये जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ मैं काम करती हूँ, जो हम्म। कि जो कि कहीं पर भी प्रॉपर फिट नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन उनके पास उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर सेवी हैं, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं, वो बहुत कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, एक एक बच्चा हमारे पास है जो कि इंतहा ज्यादा अच्छा बात करता है, लेकिन वो लिख हम्म। नहीं पाता। हम्म। तो अब उसके ना लिखने की वजह से उसको मेन स्ट्रीम स्कूल्स ने नहीं लिया, क्योंकि जी हम्म। राइटिंग नहीं है। लेकिन अब उस एक राइटिंग की कमी की वजह से हमने उस बच्चे के जो और एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है उनको हमने इग्नोर कर दिया। हम्म। तो मैं ऐसे बच्चों को लेती हूँ। राइट। तो ये आप एकेडमिक्स भी साथ लेके चल रही हैं, फंक्शनल स्किल्स साथ लेके चल रही जी, हैं, तो कुछ बच्चों को पर्टिकुलर जी, थेरेपीज की जरूरत भी पड़ती होगी ड्यूरिंग इन सारे प्रोसेस के, तो उसको कैसे साथ बिल्कुल में पड़ती करते हैं? है। देखें, हम्म। जो फर्ज करें, जो मैं जी जो 10 साल से ऊपर के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम हैव टेकन क्वाइट गुड थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मोस्ट ऑफ देम हैव ओवरकम दैट। हम्म। जो उनको हेल्प की जरूरत होती है, वो उनको कॉन्सेप्चुअली चीजों को सिखाने की जरूरत हो जाती है। मैंने अभी थेरेपीज अपने स्कूल में, मेरा इरादा है आगे ऐड करने का, लेकिन अभी फिलहाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि ओके। जब हम थेरेपीज ले लेते हैं ना, तो वो थेरेपी सेंटर बन जाता है। हम्म। हम्म। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, फिर एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है मुझसे कि अच्छा जी थेरेपी हो। अब आप थेरेपी के गोल्स को अलग लेके चल रहे हैं, फिर आपको एकेडमिक्स को देखना है। तो मैं ये बात हम्म। बोलती हूँ कि अगर आपको थेरेपी करानी है, आप थेरेपिस्ट से मेरा लिंक करवा दें, मैं उनसे बात करती रहूंगी, मैं अपडेट लेती रहूंगी, हम्म। और उन थेरेप्यूटिक गोल्स को मैं एकेडमिक गोल्स के साथ मिला के पढ़ाऊं। मैं हम्म। एक्सक्लूसिव थेरेपी प्रोवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि वो एक जगह बच्चे को भेजें जहां उसकी सब चीजें हो जाएं और वो हम्म। घर आ जाए। राइट। उसको अगर हम परसू करेंगे या आगे करते हैं, तो वो मैं देख रही हूँ, क्योंकि हो ये जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा थेरेपीज को ही टारगेट कर रहे होते हैं, तो और स्किल्स जो हैं वो निग्लेक्ट हो रहे होते हैं।
और स्किल्स में आ जाते हैं, कंप्यूटर स्किल्स आ जाते हैं। अब हम एक बच्चे को कब तक हम सिर्फ स्पीच फोकस्ड या स्पीच थेरेपी फोकस्ड रखेंगे? अब एक बच्चा है जिसकी वोकैबुलरी उतनी बन गई है जो कि उसको और उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, तो मैं ये बोलूंगी कि हम उसको डिफरेंट मीडियम दें। जैसे फॉर हम्म एग्जांपल टाइपिंग है, ही कैन टाइप एंड टेल व्हाट ही वांट्स, इंस्टेड के हम सिर्फ वर्बल थेरेपी के ऊपर रखें। कुछ हमें समझना ये बहुत जरूरी है कि जो ये बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं या डाउन सिंड्रोम पे होते हैं, इनकी एक अपनी एक लिमिट होती है जिस पर पहुंच के ये जो है फिर नहीं बोलते हैं उससे ज्यादा। हम्म तो हम्म अगर आप बस थेरेप्यूटिक गोल्स को ही टारगेट करते रहेंगे और वन ऑन वन थेरेपी को ही टारगेट करते रहेंगे, तो आप अंडरलाइंग स्किल्स को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। दैट हम्म इज व्हाट आई बिलीव इन। हो राइट। सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हों, हम्म लेकिन what I am doing there is by working in multiple schools and working with multiple families. As you know that I have a WhatsApp group for parents also, जिसमें मेरे पास almost 300 parents हैं from all over the world. तो हम्म डिफरेंट पेरेंट्स और डिफरेंट प्रोफेशनल से बात करने के बाद मुझे ये लगा कि आप आप एक डिफरेंट नीड बच्चे का पूरे दिन को थेरेप्यूटिक कर दें, ना कि सिर्फ उसे थेरेपीज पे भेजें। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि बहुत से लोग तो आपको जानते होंगे जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और जी जी आपके बैकग्राउंड के थ्रू, लेकिन नए जी पेरेंट्स भी मार्केट में आते रहते हैं। तो हम जी। चाहेंगे कि हमारे जैसे लोगों के लिए अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपना बैकग्राउंड, एजुकेशन, एक्सपर्टीज थोड़ी हाँ। शेयर कर दें तो इट विल बी हेल्पफुल एज वेल। अच्छा, so my expertise is कि अब I was actually a Montessori trained teacher before my son was born, and I was a practicing play group teacher. लेकिन after my son I took a 360-degree shift because of him. तो फिर उसके बाद I have been doing a lot of ABA courses from abroad also. I am not a BCBA at the moment, which I am planning to do in future, but not right now. मैंने चाइल्डहुड डेवलपमेंट और साइकोपैथोलॉजी पढ़ा हुआ है और साथ में मॉन्टेसरी ट्रेंड हूँ। आरबीटीज भी मैं आई वाज अमंग द फर्स्ट few RBTs who attempted RBT exam फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। जब पहला आरबीटी कोर्स हुआ था तो वो मैंने किया है। और उसके बाद ये है कि आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ courses related to inclusive education also, and working in an inclusive school as a senko at the moment and running my own place also. तो हम्म और दूसरी बात ये है कि मेरा सिर्फ जो एक आप कह सकते हैं कि मेरे लिए वो एक स्ट्रेंथ है, वो ये है कि मैं खुद क्योंकि एक बच्चे की माँ हूँ, ऐसे हम्म बच्चे की, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है मेरे करियर में भी। मुझे मतलब ऑल बोथ ऑफ दीज थिंग्स सपोर्ट मी। हम्म I get support from my career for my son, and I support parents through my journey with my son in all those areas. मैं कल भी किसी से एक सेशन में बात कर रहा था, तो उनका भी, वो भी पेरेंट कम प्रोफेशनल्स थी। तो मैंने कहा कि हम आपके उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से जी आप जैसे जी प्रोफेशनल जी, इस फील्ड में बिल्कुल आए और वो दूसरों को बिल्कुल हेल्प आउट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए कि पेरेंट्स ये भी जानना चाहते हैं जो जिनको डिफरेंट नॉट लेस का पूरा आइडिया ना ना नहीं है, तो हाउ एक्सपेंसिव और हाउ लेस एक्सपेंसिव आपकी सर्विसेज लेने के लिए, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें। देखिए, सर्विसेज मेरी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं कोई बिल्कुल फ्री में काम कर रही हूँ। इट्स अ स्कूल विच हैज टीचर्स एंड आई हैव टू पे देम, एंड ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ वर्क मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उससे ही रिलेटेड मेरा मेरा सैलरी फी पैकेज है। और ऑब्वियसली जब पेरेंट्स आते हैं तो हम उनसे हर तरह की बात डिस्कस कर लेते हैं, और अगर मुझे ये लगता है कि शायद वो हमारे जगह के लिए सूटेबल नहीं है, तो मैं उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर रेकमेंड कर देती हूँ जहां पर उनके बच्चे के लिए कुछ हो जाए। हम्म
अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने शुरू में ज़िक्र किया था कि आपकी टीम में बहुत अच्छे-अच्छे लोग शामिल हैं, तो मैं थोड़ा-सा उसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि हाँ, यहाँ पर डिफरेंट नॉर्थ वेस्ट में कौन-कौन से प्रोफ़ेशनल्स या किस किस्म के प्रोफ़ेशनल्स अवेलेबल हैं? देखें अब, हाँ, अभी मेरे पास प्योर टीचर्स हैं जो कि जिनके तकरीबन 12-12 साल के स्कूल जॉब्स में एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, लेकिन इन बच्चों के साथ कैसे काम करना है, फॉर दैट आई ट्रेन। क्योंकि मेरा जो स्टाइल ऑफ वर्क है वो थोड़ा सा एक आम जगहों से जरा डिफरेंट है। वो इस तरह हुँ, से डिफरेंट है कि मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि नहीं जी, बच्चा जो नहीं कर सकता बस आप उसके पीछे लगे रहें। आपको बच्चे के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होना है कि बच्चा आपको अपना अपना फ्रेंड समझे, या वो ये समझे कि दिस पर्सन हैज एक्सेप्टेड मी। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं कोई स्पेशल एजुकेशन टीचर को मैं हायर कर रही हूं और वो आ रही हैं, तो यस, अब मेरा इरादा है कि मेरे पास साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स को मैं लेना शुरू करूंगी ताकि वो भी ट्रेन हो जाएं। वो जितना भी अरसा मेरे पास काम करते हैं वो मेरे पास से ट्रेन होकर जाएं। एकेडमिकली और एकेडमिक्स इन बच्चों के कैसे लेकर चलना है वो सब मेरी ही सुपरविजन में होता है। तो हुँ, जो मेरे पास टीचर्स हैं वो इंक्लूसिव स्कूल्स में ही उन्होंने पढ़ाया हुआ है। मैंने कोई सो कॉल्ड स्पेशल नीड या स्पेशल एजुकेटर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को नहीं लिया है, हुँ, क्योंकि स्कूल क्लासरूम और स्कूल में काम करने का स्किल सेट बहुत डिफरेंट होता है। हुँ, अब हुँ, हमारे यहाँ आमतौर पे जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम मैनेजमेंट में तो बहुत अच्छी मिलेंगी आपको, लेकिन इन हुँ, बच्चों के साथ कैसे काम करना है आपको ये नहीं मिलेगा। फिर हुँ, कहीं पर ऐसे लोग होंगे जिनको के पता होगा कि ओके टीचर ये जो है जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, तो इनको बच्चे के बारे में सब पता होगा, लेकिन उनको ये नहीं हुँ, पता होगा क्लासरूम कैसे मैनेज करना है। तो इट्स अ हुँ, वेरी हिट एंड मिस थिंग। एंड हुँ, the most important thing is, which I see in a teacher, is that the teacher should be very empathetic, number one, or number two, she has to think outside the box। हुँ, ठीक है, तो जब वो राइट, आप एक टिपिकल DSM-5 का क्राइटेरिया लेके नहीं चलते हैं ना, तो आप बच्चे को बड़ी डिफरेंट नजर से देख। और हुँ, वो नजर होना बहुत जरूरी है कि बच्चा फ्लरिश करे, वो खुश स्कूल आए और स्कूल से घर खुश जाए, और वो लुक फॉरवर्ड करे दूसरे दिन कि मुझे स्कूल जाना है, वहां मेरे फ्रेंड्स हो। राइट। तो अच्छा, ये एक जो चीज है ना राइट, मिस, हमारे यहाँ स्कूलिंग में बहुत हो गई है, बच्चों के लिए हुँ, बोझ है स्कूल जाना। हुँ। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी क्या एडवाइस है, क्योंकि आप बड़ी डिफरेंट एंगल से चीज़ें देख रही हैं और लेके चल रही हैं। तो जब जी, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई भी ऐसा सेटअप देखना चाहते हैं जो उनको सपोर्ट कर सके, ऐसा प्रोफ़ेशनल, ऐसा सेटअप, तो उनको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, जिसके बाद वो डिसाइड कर सकें, हाँ, दिस इज़ द राइट प्लेस? देखिए हर बच्चे की क्योंकि बहुत ही डिफरेंट नीड्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात बोलूंगी कि जो अर्लियर डेज होते हैं बच्चों के, उसमें बहुत ज्यादा अर्ली इंटरवेंशन के लिए यू हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूटीन in which speech therapy, occupational therapy, behavior therapy, physical therapy needs to be get involved। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि बच्चे ये सब करें। हुँ, जो फिर उसके बाद बात आ जाती है वो बच्चे जो 8-9 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं। अब जी उन्होंने स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा कि नहीं जी, अब इन्होंने सारी चीजें ओवरकम कर ली हैं, अब इनको स्पीच थेरेपी की जरूरत नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने कहा नहीं, सब चीजें ओवरकम हो गई हैं। अब बच्चों ने वो चीजें अचीव कर ली हैं और उन्होंने उसको बेसिकली डन हो गए हैं वो उससे। अब क्या कराएं बच्चों को? हुँ, ठीक है, तो जो 8-9 साल का एरिया है ना, 8 साल से ऊपर के बच्चों का, वो बहुत हुँ, ग्रे है हमारे यहाँ। वो ना एग्ज़ैक्टली। ब्लैक है ना वाइट है, वो ग्रे है। आपको एज अ पेरेंट हर वक्त यू आर इन सर्च कि अच्छा बच्चे को कहाँ लेकर जाएं एक्टिविटी के लिए। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहते हैं हम 8 साल के बाद बच्चा ही नहीं लेंगे। हुँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब वो 8 साल के बाद ये तो नहीं है कि उन बच्चों की डिसेबिलिटी खत्म हो गई है, या हुँ, फिर उनकी जरूरियात डिफरेंट हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्री टीन्स की बात करते हैं,
तो प्री टीन्स के लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि उनको प्यूबर्टी के लिए ट्रेन होना, हम्म उनको उनको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतना इस पे काम मुझे तो होता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है मैं ये बात हम्म गलत कह रही हूँ, कोई लोग कर रहे हो बहुत, लेकिन अब जब ये सब बच्चों ने कर लिया, then what is next for them? We need to think हम्म from there, and I am really thinking hard from there, because मेरा बच्चे के पास जब कोई जाने की जगह नहीं है और मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, हम्म। जो जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि इन बच्चों को देखें। 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो मैंने पेरेंटल ग्रुप भी बनाया, वो इसीलिए बनाया कि मैं ये चाहती थी कि पेरेंट्स एक जगह हों, ताकि उन्हें पता हो कि ओके वी आर, कम से कम हम जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। राइट। तो अर्ली इंटरवेंशन के बाद ये बात कहना कि सब कुछ खत्म हो गया और बस ये अर्ली इंटरवेंशन हो गई, ये बात बिल्कुल नहीं है। 25 साल तक एक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, हम्म और ब्रेन प्लास्टिसिटी इज समथिंग जो कि हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से हर बच्चा हर उम्र में हर चीज सीख सकता है। हम्म तो हम फंक्शनल स्किल्स की तरफ हम लोगों का जाने का उतना रुझान नहीं है। 10-12 साल के बच्चे हो जाते हैं, पेरेंट्स भी थक चुके होते हैं थेरेपीज पे लेके जा जाकर। ठीक है, वो बच्चे ज्यादातर घरों में होते हैं, उनके लिए कोई उनके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। तो मैंने ये चीज जाहिर है अपने बच्चे के लिए करी, और फिर मेरे साथ और बच्चे शामिल हो गए, एंड आई फाइंड के मेरे बच्चे वहां पे खुश हैं मेरे पास, एंड हम्म दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। हम्म। अच्छा, एक चीज हमारे से मिस होगी इससे पहले कि मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूं, आप लोकेटेड किधर हैं? देखिए, मैं हूँ लोकेटेड कराची, नियर सनसेट बॉलीवुड एक इलाका है वहां पर, पंजाब चौरंगी के पास, वहां पर मेरा सेटअप है। और ओके। आई थिंक मिडल ऑफ द सिटी ही है, लेकिन ये है कि मेरे लिए रीचेबल जो लोग ज्यादा हैं वो बहादुराबाद पीसीएचएस से और क्लिफ्टन डिफेंस साइड के लोग मेरे पास ज्यादा रीचेबल, और लोगों राइट। के लिए बहुत दूर होगा। ओके। अच्छा, नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ एंड देन विल वाइंड अप दिस सेशन। जी वो जी ये जी। कि आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे ये रिहैब फील्ड के या जितने भी लोग चैलेंज्ड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो सेटअप्स काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ओवरऑल किस चीज़ की आप कमी देखती हैं, या हम इस फील्ड को अगर उठाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा? देखिए, उसमें ना 2-3 चीजें बहुत आ जाती हैं। एक बात तो ये कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज का और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का करिकुलम है, उसको रिवाइज होना बहुत जरूरी है। हम्म क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो बच्चे ग्रेजुएट होके वहां से मेरे पास आते हैं, मुझे ये फील होता है कि देर आर लॉट ऑफ लूप्स ओवर देयर जो कि जिसको फिल होना जरूरी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फंक्शनल स्किल्स सिखाने की तरफ हमें जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। हम्म ये अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। उसमें वोकेशनल स्किल्स आ जाते हैं, उसमें इन बच्चों के लिए एक वक्त पे जाकर आप जो है वो रेजिडेंसी की भी बात इनके आ सकती है, क्योंकि बहुत हम्म सारे माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, भाई बहनों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे फिर कहाँ जाएंगे। हम्म अगर उनकी नीड्स हैं तो हमें असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज की भी जरूरत है, जैसे कि इंडिया में हो रहा है। हम्म तो ये वो एरियाज हैं जिनको हमें बहुत शिद्दत से देखने की जरूरत है, क्योंकि अ, बहुत बच्चे हैं जो कि 25-25 26-26 साल के हैं, वो सिर्फ अपने रूम बाउंड है, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है कि आप उन्हें बाहर नहीं ला सकते हैं, और पेरेंट्स ने उनके साथ एक अटेंडेंट रख दिया है और वो बच्चा पूरा दिन उसके साथ है। हम्म तो हम्म तो हमें मतलब दीज आर द एरियाज वेयर वी नीड टू वर्क। मैं ये समझती हूँ कि हाँ, कोई भी प्रोफेशनल जो पढ़ के आता है वो यही सोच के आता है कि अच्छा जी मैं इससे कमाऊंगा और घर चला जाऊंगा, उसका अपना डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन वी ऑल शुड कीप दिस इन माइंड दैट जिस वक्त मेरा बच्चा डायग्नोज हुआ था, 1 in 85 चिल्ड्रन थे जो कि ऑटिज्म हम्म से डायग्नोज होते थे, हम्म और अब 1 in 36 हैं। तो हर एक की फैमिली में, हर एक के रिश्तेदारों में, हर एक के अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई ना कोई अब ऐसा बच्चा जरूर है जिसको तवज्जो की जरूरत है। तो अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे। राइट।
बहुत ही आपने की पॉइंट पे फोकस किया, और जी इसी नोट के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। मैं मिस रूज आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जी आज टाइम निकाला और वक्त दिया हमें। सो थैंक यू वेरी मच। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बड़े डिफरेंट एंगल से हमें आपसे मिली, और ये ज़रूर आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, सेटअप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, जी जैसे आप काम कर रहे हैं, आई होप कि ये लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। ओके जी। और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।